गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, इसके इलस्ट्रेशन या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD क्या कहता है, देखिएगा। टैक्स प्लानिंग फॉर एलिजिबल बिजनेस, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44AD, ये सेक्शन 44AD जो है आर एप्लीकेबल कहाँ पर होगा, एलिजिबल एसएससी में, हु इज इंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस। एक तो एलिजिबल एसएससी होने चाहिए, एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए। एलिजिबल एसएससी कौन है आगे देखेंगे, एलिजिबल बिजनेस क्या होगा ये भी अभी हम आगे देखेंगे। द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी, सेक्शन 44AD में मेन बातें ये है कि अगर आपका ग्रॉस रिसीट जो है अगर वो डिजिटली हो रहा है तो आप मान लेंगे कि आपका जो इनकम है वो 6% है। जैसे कि मान लो डिजिटली जो आपका ग्रॉस रिसीट्स हुआ है या फिर टर्नओवर यानी कि टोटल सेल जो है आपका, मान लो कि 50 लाख का हुआ है, डिजिटली आपको रिसीव कितना हो रहा है 50 लाख, तो 50 लाख का 6% जितना भी आएगा उसको आप मान लेंगे कि वो आपका क्या है, इनकम है। एक बार रीड करते हैं इसको। 6% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स विच इज रिसीव्ड बाय एन अकाउंट पेई चेक और एन अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) इन रेस्पेक्ट ऑफ डेट प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये इतना जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर डिजिटल मीन्स के थ्रू आपका टोटल टर्नओवर जो है अगर आपको रिसीव होता है तो 6% आप मान लेंगे कि क्या है, वो आपका इनकम है। अच्छा, अगर डिजिटली नहीं मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, तो कैश में मिल रहा है तो कुछ नहीं, बस 8% मान लो। 8% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच इज नॉट रिसीव्ड एज प्रोवाइडेड इन 1, यानी ये 1 में जितनी बातें लिखी हुई है अगर इसके थ्रू रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब कि आपको कैश में अगर रिसीव हो रहा है तो आप मान लेंगे जो आपका 8% है टोटल ग्रॉस रिसीट का, वही आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। देखिएगा, however an eligible SSC may declare a sum higher than the aforesaid sum एज इनकम एक्चुअली अर्न फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस। जो एसएससी है, एलिजिबल एसएससी जो यहाँ पे लिखा हुआ था, एसएससी जो है ये 6% या फिर 8% से ज़्यादा भी अपने इनकम को बता सकते हैं, अपने इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप बताएंगे या फिर आपका ये सवाल हो सकता है कि हायर इनकम डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत है। अब अगर आपको लोन पास करवाना है तो ज़रूरत है, आपको ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी शो करना है, डिपिक्ट करना है, तो फिर वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कि जो भी आपका रियल इनकम है वो आप शो करें। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब एलिजिबल एसएससी क्या है और साथ ही साथ क्या था, एलिजिबल बिजनेस क्या है। देखिए, एलिजिबल एसएससी किसको बोलेंगे आप, यानी कि कौन कौन से एसएससी ऐसे हैं जो सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। देखिएगा, पहला है आपका एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म जो रेजिडेंट हो। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना है, बट नॉट LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो है ये सेक्शन 44AD को ऑप्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, दूसरी बातें हैं, अगर आप सेक्शन 44AD को ऑप्ट करते हैं तो ये सब डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर ये सारा डिडक्शन आप क्लेम करते हैं तो सेक्शन 44AD को आप ऑप्ट नहीं करेंगे। देखिए, 10A, 10IA, 10IAB, 10IB, 10IBA, 80IC, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80QQB और 80RRB। ये तो हो गया आपका एलिजिबल एसएससी कौन है, ध्यान में रखना है, LLP नहीं होगा, बाकी कोई भी आपका इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर जो रेजिडेंट है। ठीक है, और दूसरा है ये सारा डिडक्शन जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। एलिजिबल बिजनेस कौन है, सेक्शन 44AE में जिस बिजनेस की बात की गई है उसको छोड़ करके जो है वो सारा आपका एलिजिबल बिजनेस है। 44AE जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। देखिए, 44AE है क्या, ये ना अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिजेज वाला बिजनेस होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपका जो ग्रॉस रिसीट्स है या फिर जो आपका टोटल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का आपका टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स हो रहा है तब भी आप सेक्शन 44AD को ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सम अदर प्रोविजंस आ रहे हैं अंदर। देखिएगा, व्हेन द इनकम इज डीम्ड अंडर सेक्शन 44AD नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, 38 शैल बी अलाउड। अगर आप ये 44AD के तहत अपने इनकम को कंसिडर करते हैं, वही 6% और 8% वाला, तो ऐसी स्थिति में जो सेक्शन 30 से लेकर 38 तक है कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि डिडक्शन आपको पहले ही मिल चुका है। कोई भी डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते। इट शैल बी डीम्ड एट द एसएससी हैड क्लेम्ड द
डेप्रिसिएशन, मान लिया जाएगा कि डेप्रिसिएशन भी पहले ही आपने क्लेम कर लिया है, ठीक है। वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस with the provisions of this section and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the presumptive basis, he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the presumptive basis। ये क्या बला 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 था? इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट करते हैं तो आपको कंटिन्यू 5 असेसमेंट ईयर तक इसी के अनुसार अपने इनकम को कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर बीच में आपका दिमाग फिट गया, बीच में आपका मूड चेंज हो गया, अब आपको ये लग रहा है कि नहीं सेक्शन 44 एडी के तहत जो है हम इनकम कंसीडर नहीं करेंगे, उस इनकम पे टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे, बीच में आपने इस वाले सेक्शन से विड्रॉ कर लिया, तो फिर अगले 5 असेसमेंट ईयर तक आप वापस से इसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये सब वही लिखा हुआ था? हाँ, यही लिखा हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एलिजिबल एसएससी टू हुम द प्रोविजंस मेंशन्ड इन 3 आर एप्लीकेबल एंड हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, he has to maintain proper account books, get these audited and the report of audit must be furnished electronically। देखिएगा, एक आपने ये 2 करोड़ वाला केस यहाँ पे देखा था ना, ये जो है सेक्शन 44 एडी ये आपके स्मॉल बिजनेस के लिए है, जहाँ पे आपका ग्रॉस रिसीट जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको मेंटेन करना होता है, ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू, ये जो 44 एडी है कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा? सेक्शन 44 AA में। सेक्शन 44 AA आपका ये बोलता है, देखिए यहाँ पे ना मैंने लिखा हुआ है कुछ सेक्शन 44 AA के बारे में, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी सेक्शन 44 AA आपका ये बोलता है कि आपको कंपल्सरी मेंटेनेंस करना पड़ेगा डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है। अंदर सेक्शन 44 AD एन एसएससी रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर मिनिमम प्रिजम्पटिव इनकम एज, ये आपने देख लिया 8% मिलेगा आपको ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट, यानी 8% जो है आप इनकम अपना कंसीडर करेंगे। डिक्लेयर मिनिमम प्रिजम्पटिव इनकम एज 8% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर इफ रिसीव्ड इन कैश, और 6% जो है अगर आपको डिजिटल मीन्स के थ्रू ग्रॉस रिसीट्स रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। देखिएगा, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है ये आपका 44 एडी है क्या? प्रिजम्पटिव यानी कि माना गया टैक्सेशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेज। स्मॉल बिजनेसेज क्यों है? 2 करोड़ से कम का अगर आपका टोटल ग्रॉस रिसीट है तो ही 44 एडी एप्लीकेबल होगा आप पर। टैक्स पेयर्स जो टैक्स का पेमेंट करने वाले होते हैं, एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्ड इनकम ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस, एक माना जाता है उसी के आधार पे इनकम को डिक्लेयर किया जाता है विदाउट मेंटेनिंग डिटेल्ड बुक ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देखिए 44A देख लिया आपने। ए पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, किसी भी पर्सन को अगर कमीशन के थ्रू, ब्रोकरेज के थ्रू अगर कोई कमाई हो रही है तब भी 44 एडी को वो ऑफ नहीं कर सकता। ए पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, अगर किसी का एजेंसी बिजनेस है तब भी ये वाला जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होगा। तो ये था आपका सेक्शन 44 एडी, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 1। ओके, थैंक यू।